ही नए चैनल द इन्फो सिंप्लीफायर पर आपका स्वागत करता हूँ। मैं बहुत समय से इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री और इंटरनेशनल मीडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखता और पढ़ता रहता हूँ। तो मतलब इंटरनेशनल मीडिया में मैंने रिसेंटली सितंबर 2020 में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी और पहले भी कुछ चीज़ें ऐसी होती देखी हैं, ऑब्ज़र्व की हैं, जिससे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें मोदी सरकार के या इंडियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हुई हैं या जो है कुछ अगेंस्ट जाने वाली चीज़ें मैंने नोटिस की हैं। वो उस बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं या कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो मोदी सरकार के ख़िलाफ़ उन्होंने कुछ काम किया है, कुछ अगेंस्ट दी पॉलिसीज़ एंड एस्पिरेशंस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट उनके काम थे। हालांकि ये जो बातें मैं अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें पॉइंट हैं जो मैं बताऊँगा, 6-7 पॉइंट हैं जो मैंने नोट किए हैं इंटरनेशनल मीडिया से। तो इनका कोई ऐसा कंक्रीट सबूत नहीं है, उन्होंने ओपनली ऐसा नहीं कहा है कि वो मोदी सरकार के ख़िलाफ़ हैं या ऐसा कुछ कहा है उन्होंने। लेकिन कुछ जो पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पे लिस्ट करूँगा। कुछ इवेंट्स हुई हैं जो जापान से रिलेटेड हैं, सऊदी अरेबिया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, हार्ले डेविडसन है और वोडाफोन का एक केस था जो भारत हार गया। तो इन चीज़ों के बारे में 6-7 पॉइंट वाइज मैं पहले बात करूँगा। उसके बारे में यहाँ पर आपको पूरा बताने के लिए मैंने सोचा इस एक नए वीडियो के ज़रिए आप लोगों तक पहुँचाया जाए। मैं एक एक करके सारी इवेंट्स के बारे में लिस्ट डाउन करूँगा और बताता जाऊँगा कि किसने क्या कहा। तो सबसे पहले जापान का केस ले लेते हैं। तो जापान में ऐसा हुआ कि सितंबर 2020 में शिंजो आबे वहाँ पर बहुत समय से प्राइम मिनिस्टर थे और जो है सितंबर 2020 में उन्होंने यह कह कर के सरकार से इस्तीफ़ा दे दिया कि डू नॉट वांट टू मेक बैड डिसीजन ड्यू टू माय बैड हेल्थ। तो अपनी ख़राब सेहत का उन्होंने एग्जांपल देते हुए सरकार से अलग होने की बात की। तो इसके बाद जो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो हैं योशिहिदे सुगा। तो ये नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि जापान बहुत समय से भारत का दोस्त रहा है, तो मतलब ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि वो कौन से बैड डिसीजंस हैं और एकदम से शिंजो आबे ने सरकार छोड़ने का फ़ैसला क्यों किया। और जैसा कि मैंने अपने कई वीडियो में कहा है कि जो है एक इवेंट दूसरे इवेंट से रिलेटेड होती है, वो चाहे इंडिया के अंदर हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हो, पॉलिसी लेवल पर हो। अगर एक काम कुछ हुआ है और किसी और ने किसी और काम को किया, भी किसी और ने किया है, तो अगर आप उन सबको एक उसमें पिरो लेते हैं, एक माला बना लेते हैं जोड़ करके, तो आपको एक क्लियर विंडो दिखने लगती कि अच्छा कुछ ऐसा पॉलिसी होगा या ऐसा फ्रेमवर्क बन रहा होगा। तो अभी जो शिंजो आबे की जगह नए प्राइम मिनिस्टर हैं सुगा, उनका मतलब अभी इंडिया की तरफ क्या स्टैंड है वो अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि एक स्टैंड, एक पॉइंट ऑफ व्यू देखने में थोड़ा समय लग जाता है। उनकी कुछ काम देखने होंगे, 6-7 महीने, एक साल लग सकता है। तो वो उनके किस तरह से काम होंगे आगे, उससे पता चलेगा कि वो भारत के साथ हैं या भारत के खिलाफ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक इवेंट हुई कि भाई शिंजो आबे इंडिया फ्रेंडली पॉलिसी बना रहे थे और अभी एकदम से प्राइम मिनिस्टर वहाँ चेंज किया गया है। दूसरे नंबर पे जो इवेंट हुई है वो ये है, मैं लिस्ट डाउन करने वाला हूँ, वो सऊदी अरेबिया ने भारत से जो फ़्लाइट्स आती हैं वो बैन करी थी कि ये कह करके कि कोरोना के केसेस सऊदी अरेबिया में बहुत बढ़ रहे थे, इसलिए कि भारत से बहुत सारी पॉपुलेशन वहाँ सऊदी अरेबिया में विज़िट करती है। तो ये एक दूसरी इवेंट थी। पहली इवेंट हुई जापान की सरकार की, दूसरी इवेंट हुई सऊदी अरेबिया ने फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी इंडिया से। उसके बाद तीसरी जो इवेंट हुई वो हार्ले डेविडसन एग्जिट फ्रॉम इंडिया। भारत से हार्ले डेविडसन ने अपना पूरा पैकअप कर लिया यहाँ से, और मतलब इसकी वजह से बहुत सारा जॉबलेस सिचुएशन भी भारत में बनेगा। ऐसा एक न्यूज़ में आर्टिकल था कि 2200 में बिकम जॉबलेस। तो दैट इज़ वाई मतलब ये एक तीसरी इवेंट हुई सीरीज़ में जो मतलब लगातार हुई, मतलब 15 डेज़ में ये सारी इवेंट्स हो गई। तो यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि ये सारी इवेंट 15 डेज़ में ही क्यों हुई। इसके बाद जो चौथी इवेंट हुई वो ये है कि वोडाफोन आइडिया ने भारत के साथ एक केस चल रहा था इंटरनेशनल लेवल पर, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो हेग में है, वहाँ पर भारत केस हार गया, वोडाफोन जीत गया। ये 20,000 करोड़ का केस था जो वोडाफोन ने जीत लिया। तो ये चौथी इवेंट थी जो सीरीज़ में हुई, विद इन 15 डेज हुई है। और इसके बाद पांचवी इवेंट जो हुई वो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत से पैकअप कर लिया, ये कहते हुए कि भारत में बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे थे।
तो इसलिए उसने भारत से अपना एग्जिट कर लिया। इससे भी थोड़ा जॉबलेस बढ़ने का एक न्यूज़ आया था कि 150 लोग जॉबलेस हो जाएंगे। लास्ट छठी इवेंट जो हुई उन 15 दिनों के अंदर ही, वो है कि टाइम मैगजीन ने मोदी पर मतलब टॉप 100 फेमस पर्सनालिटी में मोदी को इंक्लूड तो किया, लेकिन जो उन्होंने साइट किया वो ये है कि मोदी इज़ द डिवाइडर इन चीफ इन इंडिया। तो ये एक मतलब छठी नेगेटिव चीज़ हुई जो भारत के फेवर में नहीं लगती, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर हुई है। और उसी टाइम मैगजीन के हवाले से ये भी कहा गया कि मोदी ने कोरोना के दौरान इंडियन इकोनॉमी को मतलब काफ़ी हार्म पहुंचाया है, काफ़ी नुकसान हुआ है भारत को। तो ये 6 इवेंट्स थी जो मतलब बहुत जल्दी हुई, 15 दिन के अंदर ही सारा काम हो गया। जापान की सरकार गिर गई, उसके बाद वोडाफोन केस जीत गया, हार्ले डेविडसन का एग्जिट हुआ, एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत से निकल गई, और टाइम मैगजीन में मोदी के खिलाफ कुछ निगेटिव स्टेटमेंट दिए गए। तो ये 6-7 चीज़ें जो है जब हम साथ में जोड़ते हैं, एक इंटरनेशनल लेवल पे सारी चीज़ें हुई हैं, बाहर से हुई हैं, भारत की बॉर्डर के बाहर से हुई हैं, अंदर नहीं हुआ है। तो कुछ ऐसा लगता है कि देर आर सम फोर्सेस विच आर एक्टिंग अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आखिरी बात मैं एक और कहना चाहूँगा कि 2006 में नरेंद्र मोदी का वीज़ा भी कैंसिल किया था अमेरिका ने, और ये कह करके कि भारत में बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ, गुजरात में हुआ पर्टिकुलरली उस समय जब गोधरा कांड हुआ था, उसके बाद ही मोदी का वीज़ा कैंसिल किया था अमेरिका ने। तब वो गुजरात के सीएम हुआ करते थे। तो अभी यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता, ये सारी चीज़ें मैं एक साथ पिरो करके ये नहीं कह सकता कि किसने किया होगा, क्या कौन कर रहा है। लेकिन जो है इंटरनेशनल लेवल पे, एक इंटरनेशनल मीडिया में ऐसा दिख रहा है कि इंडिया के खिलाफ काफ़ी जो है काम हुए अभी रिसेंटली। जैसा कि लोग कह रहे थे, पॉपुलर ओपिनियन था कि मोदी के खिलाफ काम नहीं होते हैं। तो ये एक अभी इस रिसेंटली ऐसा देखने को मिला। सितंबर 2020 में 15 दिन के अंदर ये सारे काम हो गए, और अभी हम आगे नहीं कह सकते कि आगे क्या होगा और मतलब इसके क्या फ्यूचर इम्पैक्ट होंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि अभी भी मोदी सरकार को या इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी कदम उठाने बाकी हैं। तो ये थी मेरी अभी रिसेंटली के एनालिसिस, जो मैंने सोचा एक वीडियो के ज़रिए शेयर किया जाए। और मैं आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं मेरे पास, मैं उन पर भी वीडियो बनाता रहूँगा, और मेरे चैनल पर और भी वीडियो हैं जिन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप सबका वीडियो के दौरान मेरे साथ धैर्य बनाकर सुनने के लिए धन्यवाद।